जय हिंद। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर बायोलॉजी क्लास। पिछले बायोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने सेल डिवीज़न के बारे में स्टार्ट किया था और सेल डिवीज़न के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, कितने तरह का सेल डिवीज़न होता है, उनको हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। इस क्लास में हम सेल डिवीज़न को और डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही जो मायोसिस, माइटोसिस और अमाइटोसिस है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और साथ ही इनके थोड़ा और डिटेल में जाकर के इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कई तरह के सिंड्रोम्स भी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आज समझेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो इन आवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और ये कितने तरह का था? तो ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड थे। एक था डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और दूसरा था राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी कि डीएनए और आरएनए, इनसे मिलकर के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। साथ ही इनका काम क्या है? तो इनका काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम present generation to फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आज की जो पीढ़ी है, पीढ़ी ए जो आज प्रेजेंट है, यहाँ से जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, तो उन पीढ़ियों में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम किसका होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए और आरएनए है ये करते हैं, ठीक है। फर्दर हमने जब डीएनए के स्ट्रक्चर को और तोड़ा था, इसको थोड़ा और ब्रेक करके समझने की कोशिश करी थी, तो हमने पाया था जो डीएनए है ये किस तरह से मिलकर बना होता है। तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ये। एक होता है इसमें फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा क्या था इसमें? सेकेंड वाज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि किस तरह का एलिमेंट होता है डीएनए के अंदर, तो एलिमेंट इज फॉस्फोरस, ओके। वहीं पे जब इस न्यूक्लियोटाइड को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक है शुगर, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है दैट इज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक। शुगर में भी दो तरह के शुगर देखे थे हम लोगों ने। एक था डी ऑक्सी राइबोस शुगर एंड अनदर वाज ऑक्सी या फिर राइबोस शुगर, ठीक है। ये दो तरह के शुगर हमने देखे थे, ठीक। डीऑक्सी राइबोस शुगर किस चीज़ को फॉर्म करता है? तो इससे बनता है डीएनए, और राइबोस शुगर से क्या बनता है? इससे बनता है आरएनए, ओके। फर्दर जब नाइट्रोजन बेस को भी हमने स्टडी किया था तो वी फाइंड कि नाइट्रोजन बेस भी दो तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन और अनदर वाज पाइरिडमीन, ओके। प्यूरिन में क्या था? तो प्यूरिन में दो चीज़ें थी, एडेनिन, पाइरिडमीन में क्या था? थाइमिन, फिर प्यूरिन में क्या था? ग्वानिन, एंड देन पाइरिडमीन में साइटोसिन, ओके। और इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड था, वहीं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में स्टडी किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यदि थाइमिन को रिप्लेस कर दिया जाए यूरेसिल से, थाइमिन को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? यूरेसिल से, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर बन जाता है? ये बन जाता है आरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट समझा। सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, तो उसमें अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए से यदि डीएनए को ही बनाना है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। वहीं यदि डीएनए से आरएनए बनाने की कोशिश की जाए
तो आरएनए बनाने का जो कार्यक्रम है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फर्दर यदि बात करें कि आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये तो रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वहीं आरएनए से आगे क्या फॉर्म होता है, तो आरएनए से आगे बनता है ये प्रोटीन, ठीक। और प्रोटीन बनाने वाली जो स्टेज है इसका क्या नाम है, तो इट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये है सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट कि डीएनए होगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। फर्दर हमने टाइप्स ऑफ आरएनए यानी कि आरएनए को क्लासिफाई किया था। आरएनए क्या काम करता है, तो आरएनए अमीनो एसिड्स को पकड़ करके लेकर जाता है कहाँ, राइबोसोमल आरएनए के पास, और राइबोसोमल आरएनए उसको फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। कितने तरह के आरएनए हमने देखे थे, तो हमने 3 तरह के आरएनए को समझा था। फर्स्ट वाज एम आर एन ए, सेकेंड वाज tRNA एंड थर्ड वाज rRNA। ओके, सबका नाम भी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसका क्या काम था, तो ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था अबाउट द अमीनो एसिड की, भोजन से जो अमीनो एसिड मिल रहा है उसके बारे में ट्रांसफर आरएनए को मैसेज पास आउट करता है मैसेंजर आरएनए। वहीं जो ट्रांसफर आरएनए है, दिस इज ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, तो ये कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, तो ये मैसेंजर आरएनए के पास जाकर के वहाँ से अमीनो एसिड को लेता है और उसको ट्रांसफ़र करता है राइबोसोमल आरएनए के पास, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए का क्या काम है, तो इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन। ओके, प्रोड्यूसेस प्रोटीन। अमीनो एसिड से को कलेक्ट करके उसको फॉर्म करके उसको प्रोसेस करके क्या बनाता है, ये प्रोटीन में बदलता है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में भी थोड़ा समझा था। सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ही हमने समझे थे, जैसे कि एक था माइटोसिस, जिसे हम लोग असूत्रीय सेल डिवीजन कहते हैं, असूत्रीय कोशिका विभाजन। सेकेंड वाज माइटोसिस, जिसे हम लोग समसूत्री कहते हैं। एंड थर्ड वाज मायोसिस, मायोसिस, ओके, जिसे हम लोग अर्धसूत्रीय इसके नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये हमने कुछ देखा था। असूत्रीय मतलब कि जिसमें कोई भी रूल और रेगुलेशन, कोई भी फार्मूला नहीं यूज हो रहा है। ज़्यादातर किन में हो रहा था, तो ये वायरस वगैरह में, कोरोना वगैरह जो था इन सब में होता है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, ठीक है। वहीं पे जब हम माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोसिस ये किस में होता है, तो इट हैपन्स इन द एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, जब कभी फ्रैक्चर होता है या एक्सीडेंट होता है, ठीक है। किस में, तो ह्यूमन बींग्स या प्लांट सेल्स में, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। इन वहीं जो मायोसिस है ये किस तरह का, तो ये था रिप्रोडक्शन के समय, जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्रोमोसोम का जब डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम डिवीज़न। तो ये हमने देखा था कि कैसे मदर यानी मेल और फीमेल से जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड होकर के एक नए बच्चे, एक नए बेबी के अंदर आते हैं। तो आइए अब आगे आज जो सेल डिवीज़न है इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो था दैट वाज माइटोसिस, असूत्री। असूत्री में पहली चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसमें कोई भी स्टेज नहीं होता, ठीक है, यानी कि देयर आर नो एनी स्टेज। सेकेंड थिंग, देयर आर नो एनी फार्मूला, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है किस चीज़ को लेकर के, सेल डिवीजन को लेकर के, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट देयर।
कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। किन तरह के जीवों में होता है, तो ये होता है यूनिसेलुलर सेलुलर, ठीक है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप याद रखिएगा कोरोना वायरस। जब 2019 में, दिसंबर 2019 में ये वायरस जब आउटब्रेक हुआ था, चाइना के वुहान में इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से ये अपने आप को एक्सपेंड करता था। अब ये क्यों इतने जल्दी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। इनको अगर अपने आप को रेप्लिकेट करना है, अपने आप को डुप्लीकेट करना है, बनाना है, तो देयर इज़ नो एनी रूल एंड रेगुलेशन एज सच। सिर्फ और सिर्फ इनको क्या करना है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर, तो ये होता है किसके अंदर, यदि आप आरएनए वायरस की बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर आरएनए वायरस में ही ये अमाइटोसिस होगा। इसमें एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और सेंट्रोसोम होगा। बस इतनी सारी चीज़ों को बनाना है, और ये ही इतनी कम से कम चीज़ों को बनाना है, इसलिए इसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ही तेज़ होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन इज टू फास्ट। तो इतनी जल्दी जल्दी अपने आप को ये रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, सेल डिवाइड करता है कि कंट्रोल के बाहर होता है। इसका हमने आउटब्रेक कब देखा था, तो कोरोना के समय पे देखा था, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन। बाकी पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको डिटेल से समझा था कि एक पेरेंट सेल होता है यहाँ पर, ठीक है, और यही पेरेंट सेल कैसे फर्दर डिवाइड हो रहा है आगे देखने पे। यहाँ से ये दो न्यूक्लियस बन रहा है, और न्यूक्लियस के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉटर सेल्स हैं, ठीक। तो ये हमने पिछले क्लास में समझा था। साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर इज नॉट प्रेजेंट। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, तो स्पिंडल फाइबर बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, ये जो है जब एक सेल होता है कुछ इस तरह से, तो ये जब डिवाइड होना स्टार्ट होता है, जब दो पार्ट में बंटना है इसको जब सेल डिवीज़न का जब प्रोसेस होने वाला है, तो ये बेसिकली इसके बीच में एक फाइबर आता है यहाँ पे, ठीक है। और वो फाइबर फिर क्या करता है कि इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर देता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर फर्दर ये दो पार्ट में सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो फाइबर है ये कई सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उन सबको डिवाइड करता है। सबसे पहले से पूरी सेल को ही कवर करता है, उसके बाद इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर न्यूक्लियस हो, इन सबको वो डिवाइड करना शुरू करता है फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये डिवाइड करने वाली एक फाइबर है जो पूरे सेल को ही, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको दो पार्ट में, तीन पार्ट में, जितने भी अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर किसमें प्रेजेंट नहीं होता, ये अमाइटोसिस वाला जब प्रोसेस होता है, यानी असूत्रीय सेल डिवीजन जब होता है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर का प्रेजेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पहले ही बता चुके हैं कि कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कि कोई भी स्टेजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो सेल डिवीजन था उसको समझते हैं। नेक्स्ट टाइप वाज माइटोसिस। क्या था, माइटोसिस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री, समसूत्री, ठीक है। समसूत्री का क्या मतलब है, समसूत्री का मतलब है कि जितनी सेल डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हुई हैं उतने ही सेल्स का रीजनरेशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल एंड सेम अमाउंट ऑफ सेल्स दैट वाज डिस्टर्ब्ड। जितनी भी डिस्टर्ब हुई हैं, यदि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और इस एक्सीडेंट में कुछ सेल जो हैं हमारी बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, कुछ जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई, किसी का सर फट गया या फिर किसी का चमड़ा जो है छिल गया, हड्डी टूट गई, तो जितना डिस्टर्ब हुआ है उतने ही सेल्स का रीजनरेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे चोट लगी और फिर वहाँ पे एक नई, जैसे एक अंगुली में थोड़ी सी चोट लगी तो सिर्फ जितना चोट लगा है उतना ही वो घाव भरेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक नई उंगली बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी सेल्स डिस्टर्ब हुई हैं, जितनी सेल डिस्ट्रॉय हुई हैं, उतनी ही सेल्स का रीजनरेशन ये किस में आता है, ये आता है समसूत्री या फिर माइटोसिस में, ठीक है। तो इसमें आपको
सोमैटिक सेल्स के बारे में जानना होगा कि सोमैटिक सेल्स यानी कि जिनसे हमारी बॉडी मिलकर के बनी हुई है। दो तरह की सेल्स होती हैं, यदि हम सेल्स की बात करें तो दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं सोमैटिक और दूसरी होती है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन का जो होता है, रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, या रिप्रोडक्शन जिन सेल्स से होता है उसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। वहीं जिनसे हमारी बॉडी का निर्माण होता है, जिनसे हमारी बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है, तो बॉडी जिनसे बनी हुई है वो होती हैं सोमैटिक सेल्स। तो ये माइटोसिस किस में होता है, माइटोसिस वाला जो प्रोसेस है वो होगा आपकी सोमैटिक सेल्स में। ओके, तो माइटोसिस हैपन्स इन सोमैटिक सेल, जिनसे हमारी बॉडी निर्माण हुई, क्योंकि बॉडी में ही कटा फटेगा कहीं और बॉडी को ही हमें हील करने की ज़रूरत होगी, तो जितनी सेल्स की ज़रूरत है उतनी सेल्स का माइटोसिस के उससे ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कई स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें कई स्टेजेस में फॉर्मेशन होता है सेल्स का। यहाँ पे मैं एक चार्ट की मदद से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप 3 स्टेजेस को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है इंटरफेज। सबसे बीच वाला जो फेज है दैट इज मेटाफेज। ठीक है, मिडिल में मेटाफेज और सबसे लास्ट में है टेलोफेज। इनके बीच में भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक सेकंड नंबर पे जो है दैट इज प्रोफेज, एंड मेटाफेज के बाद एक होता है एनाफेज। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानिए। जैसे इंटरफेज, ये जो है फर्स्ट फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज, और सबसे लास्ट फेज जो है वो कौन है, वो है टेलोफेज, लास्ट फेज। ठीक, वैसे ही इंटरफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम्स का ये इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि डिवीजन होना है तो क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे, उसके अंदर के जितने भी क्रोमेटिक मटेरियल हैं, जेनेटिक मटेरियल, वो सब डिवाइड होना है, तो वो सब क्या होंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट जब प्रोफेज होगा यानी सेकेंड जब फेज स्टार्ट हो रहा है तब जाके स्पिंडल फाइबर बनता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे स्टार्ट होगा बनना, वो स्टार्ट होता है प्रोफेज में। ठीक है, वहीं बात करेंगे यदि स्पिंडल फाइबर कंप्लीट कहाँ होता है, तो स्पिंडल फाइबर कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज में। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीट यानी कि जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली जकड़ लेता है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रोफेज है यानी दूसरा वाला फेज है, यहीं पे न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड्स, तो न्यूक्लियर भी डिवाइड हो जाता है प्रोफेज में यानी सेकेंड वाले फेज में। स्टडी के लिए सबसे बेटर फेज कौन सा माना जाता है, तो यदि स्टडी करना है किसी सेल के ऊपर तो फॉर दैट वन मेटाफेज इज द बेस्ट वन फॉर स्टडी रीजन, स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, इस स्टडी पर्पस के लिए कौन सेल सबसे अच्छी है, तो मेटाफेज में जो सेल्स हैं वो स्टडीज़ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। वहीं जो एनाफेज है, एनाफेज में पोलर डिवीजन स्टार्ट होता है, पोलर डिवीजन स्टार्ट्स। ठीक है, पोलर डिवीजन का मतलब क्या है, यानी कि पोल्स बनने शुरू हो जाएंगे जितने भी सेल्स हैं। चूंकि इससे पहले वाले में मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली बन चुका है, और स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनको 2 पार्ट में कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब वो जब एक बार डिवाइड हो जाएंगे मेटाफेज में, तो मेटाफेज से जब एनाफेज में जाएंगे तो इनका पोल बनेगा, यानी कि 2 अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया है एक सेल के अंदर, तो एक माइट्रोकॉन्ड्रिया नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ, इन दोनों के बीच में मतलब एक ही सेल के अंदर 2 पोल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर जो लास्ट फेज है यहाँ पे सेल कंप्लीटली डिवाइड्स, टेलोफेज में क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड्स। ठीक है, और इस तरह से सेल का डिवीजन होता है जो माइटोसिस वाला प्रोसेस है, यानी जितनी सेल्स हम लोगों को चाहिए हमारी बॉडी में, यदि कहीं पे कोई क्षतिग्रस्त हुई है सेल, तो जितनी सेल क्षतिग्रस्त हुई है उतनी ही सेल्स का नया निर्माण होगा। और ये कैसे होता है, तो ये माइटोसिस के नाम से, यानी कि समसूत्रीय जो डिवीजन है उसको हम लोग वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये माइटोसिस का भी प्रोसेस क्लियर हो चुका होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे आप याद रखिएगा, जैसे एक छिपकली की पूंछ होती है ना, लिजर्ड्स टेल,
छिपकली की पूंछ में यदि कभी पूछे आपसे कि किस तरह का सेल डिवीजन होता है, तो आपने देखा होगा कि छिपकली को यदि आप परेशान करेंगे तो अपनी पूंछ को वो कट करके अलग कर देती है, लेकिन बाद में फिर उसके यहाँ एक नई पूंछ जम जाती है। सो दैट इज अगेन लिजर्ड टेल के अंदर भी कौन सी माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस यानी कि जितने सेल्स उसने छोड़े थे, जितनी पूंछ उसने खत्म करी थी, उतनी ही नई पूंछ का फिर से निर्माण हो गया। और वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है, तो समसूत्रीय सेल डिवीजन से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप माइटोसिस आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम लोगों ने अमाइटोसिस के बारे में समझा, माइटोसिस भी समझ लिया और अमाइटोसिस। अब लास्ट वन है दैट इज मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है, तो मायोसिस में बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्रीय सेल डिवीजन, ठीक है। अर्धसूत्रीय, अर्धसूत्रीय मतलब कि आधे आधी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, आधे आधे चीज़ें जो हैं सेल्स में वो बन रही हैं। अब आइए इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। हम लोगों ने कल भी समझा था कि जो इस तरह का जो सेल डिवीजन है दैट हैपेंस इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल इन दोनों से क्रोमोसोम्स, दोनों में 46 क्रोमोसोम हैं, तो इनके आधे आधे क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम दोनों से निकलेंगे, मेल और फीमेल से, और वो एक नए पीढ़ी में आगे एक बच्चे के रूप में एंटर करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये किस में होगा, किस तरह के सेल्स में होगा, तो इट हैपेंस इन जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है स्पर्म और एग्स, ठीक है, स्पर्म और एग्स। तो मेल के अंदर होगा स्पर्म और फीमेल के अंदर होगा एग्स, और इन्हीं दोनों के अंदर जो ये सेल डिवीजन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब मायोसिस को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। एक बार हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है मायोसिस वाला, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या है, एक मेल बॉडी है, ठीक है, दूसरी है फीमेल बॉडी। यहाँ पे है मेल बॉडी, यहाँ पे है फीमेल बॉडी, ठीक। मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इसका यदि आप डिवीज़न करेंगे इस क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे दो तरह से डिवाइड होता है, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है आलोसोम, आलोसोम। वैसे ही फीमेल वाले जो क्रोमोसोम है इनको डिवाइड करेंगे तो ये भी दो तरह से दिखेगा आपको, एक होगा ऑटोसोम, पहले इसमें ऑलोसोम लिखते हैं बाद में ऑटोसोम लिखते हैं, ठीक है, ऑलोसोम, और दूसरा होगा ऑटोसोम। तो देखिए जो ऑटोसोम है इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 44 क्रोमोसोम, ठीक है। और आलोसोम में कितने क्रोमोसोम है, इसमें मिलेंगे 2 क्रोमोसोम जिनको हम लोग कहते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो मेल वाले में आलोसोम में एक्स और वाई, और ऑटोसोम में 44 क्रोमोसोम। ये ऑटोसोम क्या करता है, तो ऑटोसोम डिफाइंस बॉडीली फीचर्स, ठीक है, बॉडीली फीचर्स, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसका शरीर कैसा होगा, ये 44 जो ऑटोसोम्स हैं इनसे डिफाइंड होता है, ठीक है। वैसे ही जब आप फीमेल बॉडी की बात करते हो तो फीमेल में भी ऑटोसोम में कितने मिलेंगे आपको, तो 44 क्रोमोसोम आपको यहाँ पे भी दिखेंगे जब ऑटोसोम की बात होगी। ऑलोसोम में इसके यहाँ भी 2 आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे, एक क्रोमोसोम होगा एक्स और दूसरा क्रोमोसोम होगा एक्स, यानी कि फीमेल के अंदर एक्स और एक्स दोनों एक ही तरह के ऑलोसोम दिखाई देंगे, ठीक है। वहीं जब ऑटोसोम की बात करते हैं तो ऑटोसोम क्या है, इसके अंदर भी 44 सेम टू सेम मेल, जैसा मेल में है वैसा ही फीमेल में भी ऑटोसोम की संख्या सिमिलर होती है, ठीक है, और एक जैसे ही होंगे वो, ठीक। और ये भी ऑटोसोम ये भी क्या करता है, तो ये भी बॉडीली फीचर को डिफाइन करने में हेल्प करता है, बॉडीली फीचर्स के डिफिनेशन में, ठीक है। आलोसोम का क्या काम है, तो आलोसोम जेंडर डेफिनेशन में काम करता है, ठीक है। तो जेंडर को यदि डिफाइन करना है तो वो कहाँ से डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा आलोसोम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक्स और वाई है
तो ये क्या है, यहाँ पे एक मेल है, ठीक है। तो एक मेल के अंदर एक्स और वाई, वहीं पे जब एक फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर आलोसोम एक्स और एक्स, इनसे क्या होगा, जेंडर डेफिनेशन, जेंडर डिसाइड होता है। तो आलोसोम यानी कि मेल के अंदर एक्स और वाई और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स। अब देखिए जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरह से बनेगी, किस तरह से डिसाइड होगा कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा आपको ध्यान से यहाँ समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेल से 24 यानी कि आधे, हमने पहले भी बोला कि ये मायोसिस है और मायोसिस यानी कि अर्धसूत्री। तो यहाँ से कितने मिलेंगे आपको, 22, ठीक है। 22 क्रोमोसोम मेल के ऑटोसोम से मिल रहे हैं और 22 क्रोमोसोम कहाँ से मिलेंगे, फीमेल के ऑटोसोम से मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने हो गए, ये दोनों मिलकर हो गए 44, हो गए 44। और ये 44 क्या डिफाइन करेंगे, तो बॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी को बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है, एक्स एक्स और एक्स वाई यानी कि ऑलोसोम का, क्योंकि एक बच्चे के अंदर जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर भी तो 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए। अब 2 क्रोमोसोम और बच रहे हैं, वो 2 क्रोमोसोम कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ से मिलेंगे। देखिए मेल की तरफ से एक्स आया, फीमेल की तरफ से एक्स आया और ये क्या बन गया, एक्स और एक्स, ठीक है, डबल एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक फीमेल बॉडी। वहीं पे मेल की तरफ से वाई आया और फीमेल की तरफ से एक्स आया, तो यहाँ पे हो गया एक्स और वाई। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक मेल बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये 44 क्रोमोसोम यदि एक्स और एक्स के साथ मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, 44 प्लस एक्स एक्स, ये बन जाएगा फीमेल। क्या बनेगा, फीमेल, क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है कि फीमेल के लिए क्या चाहिए, ऑलोसोम में एक्स और एक्स होना चाहिए। तो ये 44 प्लस एक्स एक्स यानी कि फीमेल। वहीं पे ये 44 एक्स और वाई के साथ जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक मेल, ठीक है। तो लड़का और लड़की ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा ऑलोसोम पे, यानी कि यदि एक्स और एक्स प्लस 44 क्रोमोसोम मिल रहे हैं तो ये डिसाइड होगा एक फीमेल बॉडी, एक फीमेल, एक बच्ची होगी, एक लड़की होगी। वहीं पे एक्स और वाई जब मिलेंगे 44 क्रोमोसोम के साथ तो वो क्या बनेगा, दैट विल बी अ मेल, ओके। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे एक सेल जो है उसके अंदर डिवीज़न हो रहा है जब ये मायोसिस की प्रोसेस चल रही है, यानी मायोसिस का जो सेल डिवीज़न है उसमें। अब आइए एक बार हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं कि यदि इस सेल डिवीज़न में कुछ भी गड़बड़ी होती है, यानी क्रोमोसोम से डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत होती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब ये क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से एक तरफ है 44 क्रोमोसोम और दूसरी तरफ है 2 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यदि 44 क्रोमोसोम्स जो कि सोमैटिक सेल्स वाली थी, इनमें यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर बॉडीली डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, डिफॉर्म। वहीं पे यदि ये जो 2 जर्म सेल्स थी इनके अंदर इस क्रोमोसोम में यदि कोई दिक्कत होती है तो देन देयर इज जेंडर डिफॉर्म, जेंडर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब बॉडीली डिफॉर्मेशन और जेंडर डिफॉर्मेशन से क्या यहाँ पे मतलब है, तो जो बॉडी बन रही होती है हमारी उसमें टोटल 44 चाहिए होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। यदि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप होना चाहिए उसके लिए कितने क्रोमोसोम चाहिए, 44। लेकिन 42 या 43 या 45 एक्स्ट्रा भी आ गया तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। और फिर इस तरह पे हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा दिव्यांग लोगों को या फिर हैंडीकैप्स प्रॉब्लम, हैंडीकैप्ड यानी कि हमारे कोई लिम्ब एक्स्ट्रा डेवलप हो सकते हैं या फिर कोई लिम्ब लेस डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इशू हैंडीकैप का इशू जो किस में आता है, किसकी वजह से आता है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यदि कोई दिक्कत आए, सोमैटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यदि दिक्कत आती है देन इट इज़ इशू ऑफ हैंडीकैप, ठीक है। वहीं पे यदि जब जेंडर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ट्रांसजेंडर इशू, ठीक है, ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी, यानी कि ना तो वो मेल की तरफ बनेगा ना ही फीमेल, जितना हमें चाहिए
जैसे हमें पता है कि एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यदि ये दोनों चीज़ें डिफॉर्म होकर के बॉडी में आ रही हैं, यानी डिफॉर्म हो रहे हैं क्रोमोसोम एक्स एक्स और एक्स वाई, यानी कि एक्स 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 वाई हो गया या फिर एक्स वाई एक्स हो गया, इस तरह के यदि जो है क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, इस तरह के क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ये इशू आता है। किस चीज़ का इशू आता है? तो देन वहाँ पे लिंग का जो डिटर्मिनेशन है वो सही से नहीं हो पाता, और वहाँ पे हमें ट्रांसजेंडर वाला जो इशू है वो देखने को मिलता है। तो उस तरह का जब डिफॉर्मेशन होगा तो फिर हमें ट्रांसजेंडर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें दोनों क्लियर होंगी कि बॉडी में कोई डिफेक्शन कैसे होगा। जब हमारे जो 44 क्रोमोसोम है, जो सोमेटिक सेल वाले हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो हमारी बॉडी में इशू होगा। वहीं पे जो 2 जर्म सेल्स वाले क्रोमोसोम हैं, उसमें यदि कोई दिक्कत आएगी तो हमारे जेंडर डिसीजन में इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। अब ये जो इशू आ रहा है, यानी कि क्रोमोसोम में यदि कोई इशू हो रहा है, उसकी वजह से यदि कोई चीज़ होती है, तो दैट इज़ नोन एज सिंड्रोम। तो यहाँ पे सिंड्रोम की बात करेंगे हम। क्या चीज़ की बात करेंगे? सिंड्रोम की। सिंड्रोम क्या होता है? तो सिंड्रोम इज बेसिकली डिफेक्ट यहाँ पे जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम का मतलब होता है डिफेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मायोसिस। ओके, यानी अर्धसूत्रीय जब डिवीजन हो रहा था, उस समय यदि क्रोमोसोम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो उनसे जो प्रॉब्लम या फिर जो उनसे बीमारियां होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये सिंड्रोम कितने तरह का है? तो यहाँ पे हम लोग 3 से 4 तरह के अलग अलग सिंड्रोम को देखने वाले हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम सिंड्रोम की बात करें तो हम लोगों को एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जो है टर्नर। ठीक है, ये मोस्टली किस में होता है? सो दिस हैपन्स इन फीमेल्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए टोटल? तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होने चाहिए 46। ठीक है, क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में? तो यहाँ पे हो जाते हैं टोटल 45, यानी कि एक क्रोमोसोम वहाँ से निकल के ख़त्म हो गया, एक क्रोमोसोम नहीं आ पाया है। ठीक है, वैसे ही जो सेकंड है दैट इज क्लेनिक फिल्टर सिंड्रोम। ये होता है मेल्स में। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि टोटल 46 होने चाहिए नॉर्मल स्टेज में, लेकिन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 47। ठीक है, वैसे ही एक है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम जो है वो मेल और फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, मेल प्लस फीमेल ये दोनों में देखने को मिलता है, और इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि 47 हो जाती है। सिमिलरली जो एक नेक्स्ट सिंड्रोम है दैट इज पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आइए एक एक करके इन सभी सिंड्रोम्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये सारे जो सिंड्रोम्स हैं ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारी जनरल लाइफस्टाइल को। तो देखिए, सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। याद रखना है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही होगा। ठीक है, किस में होगा? ओनली इन फीमेल्स, नॉट इन द मेल्स। ओके, और यहाँ पे डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब आपको पता है कि फीमेल में 2 एक्स होते हैं। अब यही यदि डिलीट हो जाए, एक्स क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाए, तो फिर ऑलोसोम, जो ऑलोसोम के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे 44 तो मेल की तरफ से आ गए, 44 मतलब कि मेल और फीमेल दोनों से आ गए, लेकिन जो बचे हुए 2 हैं एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, वो डिटरमाइन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें से ये 3 तो हैं ही नहीं, यानी कि एक्स है ही नहीं एक फीमेल के पास। तो ऐसे में इशू आता है कि जो वीमेन है उसको हम लोग देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है, यानी कि वो महिला के अंदर गर्भधारण नहीं होगा। इनफर्टिलिटी के वैसे कई रीजंस हैं, उसमें से एक ये रीज़न है। कई रीजंस यानी कि हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हो वो ना चल रही हो अच्छे से, या फिर पीरियड्स हैं वो ना हो पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो फॉलोपियन ट्यूब है या ओवरी है
तो ओवरी में जो एग्स का फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी। उसमें से एक जो रीजन है दैट इज टर्नर सिंड्रोम, यानी कि यदि कोई महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है सो देन देयर इज चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। साथ ही साथ टर्नर सिंड्रोम से यदि कोई ग्रसित है महिला तो देयर इज चांसेस ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर, यानी कि जो हाइट है वो काफ़ी छोटी रह जाती है। साथ ही साथ जो गर्दन है वो ऊबड़ की तरफ मोटा हो जाता है, यानी कि गर्दन जो है वो काफ़ी मोटी हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गर्दन जो है दिस विल बिकम लिटिल फैटी। ओके, तो इस तरह के जो इशू आपको देखने को मिलेंगे दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिंड्रोम दैट इज क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम। क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम अगेन इट हैपेंस ओनली इन मेल्स। ओके, जो पिछला वाला था दैट वाज टर्नर सिंड्रोम दैट वाज हैपनिंग ओनली इन द फीमेल्स, लेकिन क्लेनिक-फिल्टर की जब हम बात करते हैं तो ये मेल्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स आता है, यानी कि जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि 45 क्रोमोसोम से बच पा रहे हैं, टोटल चाहिए कितने 46, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 46 तो है हमारे पास, ठीक है 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आकर जुड़ रहा है जो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टाल स्ट्रेचर, यानी कि कोई भी पर्सन जो इस तरह से इस क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम से यदि ग्रसित है, इफ़ ही इज़ फेसिंग दिस सिंड्रोम देन उसके हाथ जो है, हाथ और पैर ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, हाथ और पैर ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, यानी कि हाइट छोटी हो जाती है फीमेल्स में स्पेशली, वैसे ही क्लेनिक-फिल्टर में मेल्स की जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और साथ ही साथ उनका जो हाथ है और पैर है ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वाज स्मॉल टेस्टिस एंड रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है, ठीक है, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि दिस लीड्स टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन मेल्स। ओके, तो मेल्स के अंदर यदि इनफर्टिलिटीज है तो उसका एक कारण क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम भी हो सकता है, क्योंकि दिस डजंट अलाउ टू ग्रो द रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स इन द मेल्स। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका यदि डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो फिर इनफर्टिलिटी अपने आप आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज की ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द मेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दिस इज चेस्ट बट देयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, तो इस चेस्ट में जब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जब एंटर कर रहा है तो दैट इज अगेन ड्यू टू क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम्स। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक्स एक्स और वाई, यानी कि एक्स एक्स भी है और एक्स वाई भी है, दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से बॉडी ही कंफ्यूज है कि किधर लेके जाना है इसको, मेल की तरफ या फीमेल की तरफ। ओके, तो बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी यहाँ पे इससे ग्रसित होता है, काफ़ी इससे प्रभावित होता है। इसके साथ एक और यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि जो बॉडी का ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ वो भी काफ़ी अनयूजुअल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो ये जो बच्चे हैं इनमें कुछ ऑर्गन्स जो होंगे वो काफ़ी नेचुरल तरीके से ग्रो करेंगे, वहीं पे कुछ ऑर्गन्स काफ़ी अननेचुरल तरीके से ग्रो करेंगे, यानी कि पैर हो गया, हाथ हो गया, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं और समझ में आएगा आपको कि ये काफ़ी अननेचुरल तरीके से कुछ ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ कम ग्रो कर रहे हैं। तो दिस हैपन्स ड्यू टू द क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनिक-फिल्टर सिंड्रोम की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज डाउन सिंड्रोम। अगेन डाउन सिंड्रोम किस में होगा मिलेगा आपको, तो हमने पहले बताया मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है ये डाउन सिंड्रोम। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें ट्राइसोमी यानी कि क्रोमोसोम 21 वो प्रभावित होता है और यहाँ पे इसके जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये डाउन सिंड्रोम से कोई ग्रसित है या नहीं, तो आपको चेहरे की जो है वो आपको डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि चेहरा ही थोड़ा अजीब तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि इट इज़ नॉट एज यूजुअल, आँखों के बीच की जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, आँखें थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही जो नोज़ है वो काफ़ी फ्लैट हो जाएगी, जो नाक है वो काफ़ी फ्लैट हो जाएगी, आँखों के अंदर भी आपको कई सारे ऐसे स्पॉट्स दिखाई देंगे, स्पॉट्स छोटे छोटे आँखों के अंदर। वैसे ही अंगुलियां जो हैं इनके बीच में स्पेसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी, जो उंगलियां हैं पैरों और अंगूठे के बीच की जो मतलब
डिस्टेंस है वो भी काफ़ी गैप काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जब कभी आप देखें किसी बच्चे में सिम्टम्स, दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। ओके, तो इस तरह की जो सिंड्रोम्स है वो डाउन सिंड्रोम की वजह से बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी डिफॉर्म होके ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वो काफ़ी डिफॉर्म होकर के ग्रो कर रहे हैं। ठीक, और काफ़ी अलग तरीके से। और साथ ही साथ जो इंटेलेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो भी उस लेवल का नहीं है, अनयूजुअल होता है। ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। यानी कि यदि कोई पर्सन इससे सफ़र कर रहा है तो वो हो सकता है 18 साल का या 20 साल का हो जाए, बट उसके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट अभी भी छोटे बच्चे की तरह ही रहेगा, वो उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं रहेगा जितने नॉर्मल लोग होते हैं। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वहीं जो नेक्स्ट सिंड्रोम है दैट इज़ पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम आपने कई बार गौर किया होगा, इस तरह से आपने देखा होगा कि जो पैलेट है, पैलेट इज क्लेफ्ट, वो कट जाता है, कटा हुआ होता है जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पैलेट है वो कटा हुआ है। साथ ही आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, कई बार जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें 5 की जगह 6 फिंगर्स आ जाती हैं। यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 फिंगर्स आर देयर। ये किसकी वजह से हो रही है? तो दैट इज हैपनिंग ड्यू टू पटाउ सिंड्रोम। ये मेल प्लस फीमेल दोनों बेबीज में हो सकता है। ठीक है, वो वैसे ही पैर की उंगली में भी आप देख सकते हो कि 6 फिंगर्स आर देयर। तो जो पैलेट क्लेफ्ट है, यानी कि जो तालु कटा हुआ है, ऐसे बच्चे जन्म से ही ऐसे होते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये क्रोमोसोम 13, और ये सिंड्रोम का क्या नाम है? तो दैट इज पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। ओके, तो आई होप आपको ये सारे सिंड्रोम समझ में आए होंगे। पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनी-फिंटर और डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही गलत हो जाता है, वही अच्छे से नहीं हो पाता। किस में होता है? तो मायोसिस, यानी जब हमने जो लास्ट वाला पढ़ा, मायोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन आधे आधे होते हैं, आधे फीमेल्स के आधे मेल्स के जो क्रोमोसोम है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाएंगे, लेकिन यदि उसमें कोई डिफॉर्मिटी आती है तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम होते हैं। और ये 4 तरह के सिंड्रोम हमने स्टडी किया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।